कि हर चीज में गौरव राजनीति ढूंढता है। जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि वो भी राजनीति के अंदर आएं और इस प्रकार की सामाजिक सेवा करें। पिछले लगभग 15 वर्षों से मैं सफीदों की लोकल राजनीति में सक्रिय हूं। नगर पालिका प्रधान का चुनाव मेरी धर्मपत्नी लड़ेगी, वो मैं एक आजाद उम्मीदवार के रूप में लड़ूंगा। मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे काम हो, एक ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे काबू का हो, जो 24 घंटे जनता की सेवा में तत्पर हो। कि जो लोग जात पात की राजनीति करते हैं वो लोग काम नहीं करते, जो लोग काम करते हैं वो लोग 36 बिरादरी को साथ लेकर अपने साथ सफीदों की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार आम आदमी की सरकार बनेगी। कि ऐसे व्यक्ति से बचकर रहें जो सफीदों के विकास के दुश्मन हो। एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो आपकी पकड़ में हो। नमस्कार, मैं करमवीर तुषीर और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 48। खास मुलाकात में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो भी एक तरफ से खास हैं और उनसे बात करेंगे। पहले हम थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देते हैं। रिजर्वेशन से महिला आरक्षित सीट होने की वजह से समीकरण बिगड़े तो घर की महिलाओं पर ही दाव खेलने के लिए तैयार हो गए हैं प्रतिभागी। और अगर इस कड़ी में बात की जाए तो इस कड़ी में पहला नाम मंजू रोहिला का आता है, जिनके पति गौरव रोहिला नगर पालिका चेयरमैन के लिए ताल ठोक चुके थे। आज ये खास मुलाकात में आज हमारे मेहमान हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। तो गौरव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार तुषीर जी, आपका और हरियाणा न्यूज़ 48 देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत राम राम। आपने मेरे लिए बहुत अमूल्य समय निकाला, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हमारी आपसे खास मुलाकात का एक विषय है कि सुर्खियाँ काफ़ी समय से आप बटोर रहे हैं और सुर्खियाँ बटोरने की वजह क्या है? एक राजनीतिक एजेंडा है या फिर आपके सामाजिक काम है? लोगों का आप एक इल्ज़ाम है आपके ऊपर कि हर चीज़ में गौरव राजनीति ढूंढता है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए तुलसी जी, मैं तो ये बात कहता हूँ कि जो लोग इस प्रकार के आरोप लगाते हैं कि मैं राजनीति के अंदर मतलब सामाजिक सेवाओं के अंदर राजनीति ढूंढता हूँ, तो जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि वो भी राजनीति के अंदर आएं और इस प्रकार की सामाजिक सेवा करें, ताकि कुछ सामाजिक सेवाओं का इस माध्यम से वैसे चाहे अनचाहे रूप से भला तो हो सके। मैं राजनीति के अंदर सफीदों की राजनीति के अंदर सिस्टम बदलने के लिए आया हूँ और यही मेरा नारा है। जो लोग समाज सेवा को राजनीति से जोड़ते हैं, मेरा उनसे यही विचार है। आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसा करना चाहते हैं तो करें। कम से कम कुछ सामाजिक संस्थाओं का, किसी गरीब व्यक्ति का, किसी संस्था का भला तो अवश्य हो जाएगा। तो मेरा आपके चैनल से यही कहना है कि अगर वो लोग चाहते हैं कि वो लोग भी राजनीति करें, समाज सेवा करें, तो मेरी तरह वो भी आगे आए और समाज सेवा में आगे अपने कदम बढ़ाएं। पार्षद बनने से पहले आपका ग्राउंड क्या था, उस पर भी आप जरा प्रकाश डालें। देखिए, आज से 16 वर्ष पूर्व मैं जो छात्र इकाई है कांग्रेस की, NSUI, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, उसका अध्यक्ष रहा। उसके बाद मुझे कुछ समय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष पद पर भी रहने का मौका मिला। उसके अलावा जब चौधरी भजन लाल जी ने हरियाणा जनहित कांग्रेस का निर्माण किया, तो उस वक्त मेरे को पूरे जिले की कमान युवाओं की युवा हरियाणा जनहित कांग्रेस का मैं अध्यक्ष भी रहा। तो कॉलेज के समय से ही मेरे को राजनीति का इंटरेस्ट है और कॉलेज के समय से और पिछले लगभग 15 वर्षों से मैं सफीदों की लोकल राजनीति में सक्रिय हूँ। एक चुनाव पहले मैंने लड़ा नगर पालिका पार्षद का, वो चुनाव में हारा। इस चुनाव के अंदर मुझे कामयाबी मिली और अब तीसरा चुनाव के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। आपके लिए कहा जाता है कि आपकी राजनीति में स्टेबिलिटी नहीं है। कभी आप चंद्रमोहन के साथ, कुलदीप बिश्नोई के साथ जब हज का पार्टी बनी उसमें शामिल हो गए, कांग्रेस बदली और अभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी की तरफ रुख करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं लगभग जब से मैंने राजनीति की शुरुआत की, तो उस वक्त से लेके आज तक, जब से मैंने कांग्रेस, अभी मैंने लगभग 1.5-2 साल पहले कांग्रेस छोड़ी थी, लगभग 16 वर्ष तक लगातार कांग्रेस पार्टी में काम किया। अब कांग्रेस पार्टी एक बड़ा कुनबा है। बड़ा कुनबा होने के नाते यहाँ पर नाना प्रकार के वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस की टीम में काम करते थे, तो मुझे तो किसी से कभी कोई मतभेद मुझे रहा नहीं। तो मैंने पूरी कांग्रेस के साथ मिलकर कांग्रेस के संगठन को, जब तक मैं कांग्रेस में रहा, तो कांग्रेस को मैंने मजबूत करने का काम किया। जब मुझे लगा कि कांग्रेस दलित विरोधी हो गई है, पिछड़ा वर्ग के विरोधी हो गई है या आम जनता की विरोधी पार्टी हो गई, तो उस वक्त मैंने आज से 1.5 वर्ष पूर्व कांग्रेस को छोड़ने का काम किया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब मैंने कांग्रेस छोड़ी थी उसके बाद आज तक मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है। आज मैं ये भी घोषणा कर चुका हूं कि आने वाला जो नगर पालिका प्रधान का चुनाव मेरी धर्मपत्नी लड़ेगी, वो मैं एक आजाद उम्मीदवार के रूप में लड़ूंगा। मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है।
क्या मंजू रोहिला डम्मी के तौर पे काम करेगी या पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर कार्यभार संभालेगी अगर वो जीतती है चेयरमैनी पद? देखिए, पिछले 15 दिनों से जब से महिला के लिए सफीदो नगर पालिका का पद आरक्षित हुआ है, जब से मुझे लगता है कि मंजू मेरे साथ लगभग सभी प्रोग्रामों के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और 2-3 प्रोग्रामों अटेंड भी कर चुकी है। मैंने पहले भी कई बार ये बात कही है कि मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, मैं बीकॉम हूँ और मेरी धर्मपत्नी एमए बीएड है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी थोड़ा टाइम लगेगा उसको आने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल एक्टिव प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगी। मैं फील्ड में रहकर लोगों का काम करने का प्रयास करूँगा और ऑफिस में रहकर सारे काम धाम संभालेगी। एक और सफीदों की जनता आपके ऊपर इल्जाम लगाती है कि आपने नगर पालिका को हाईजैक किया था, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, निसंदेह 2.5 वर्ष तक जब नगर पालिका प्रधान के द्वारा भेदभाव की नीति अपनाई जा रही थी, देखो चुनाव की राजनीति चुनाव तक समाप्त हो जानी चाहिए। लगभग 1 वोट से हमारा ग्रुप प्रधान पद का चुनाव आ रहा था और जिस दिन से नगर पालिका का निर्माण हुआ उस दिन से ही प्रधान नगर पालिका सफीदों ने लगभग 2.5 वर्ष तक हमारे साथ भेदभाव करना शुरू किया और ऐसा किया कि मैं 17 वार्ड में ये काम करूंगा, 13 वार्ड में नहीं करूंगा, 1 वार्ड में ये काम होंगे। तो हमने उनसे कई बार गुजारिश की कि आप सबको बराबर लेके चलिए। जब तक उन्होंने ये बात हमारी नहीं मानी तो हमारा विरोध था। जिस दिन समाज के कुछ प्रभुत्व लोग, जो सफीदों के कुछ समाज सेवी लोग हैं, वो बीच में आए, उन्होंने हमारे दोनों के बीच में बैठ के समझौता कराया और वो 2.5 साल तक जब विरोध होने के बाद आज पूरे 5 साल बीतने के बाद आपको चारों तरफ सफीदों के अंदर ये नजर आ रहा है कि चारों तरफ सफीदों के अंदर बहुत से विकास कार्य हुए हैं। तो इसमें निसंदेह कोई शक नहीं कि मैं 2.5 साल विरोध में था, लेकिन जब हम इकट्ठे हुए तो हमने दोनों ने मिलकर सफीदों को चमकाने के लिए बहुत मेहनत से एक तरफा काम किया और इसका रिजल्ट सफीदों में देखने को भी मिलते हैं। तो आपके द्वारा क्या क्या विशेष काम कराए गए? जैसे बताया जा रहा है कि जो आपके द्वारा आपके पार्षद का जो सेवानिवृत्त हुए पार्षद पद से, तो आपने एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया था जिसमें आपने अपनी उपलब्धियां गिनवाई थी, उनमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैंने एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव हराया है सफीदों की जनता के आशीर्वाद से, वार्ड नंबर 13 की जनता के आशीर्वाद से, सभी लोगों के आशीर्वाद से, जो लगभग 5 बार तक लगातार पार्षद प्रतिनिधि रहा, यानी कि वो स्वयं पार्षद रहा या फिर उसकी धर्मपत्नी पार्षद रही या उसके परिवार से कोई सदस्य पार्षद रहा। एक बार वो स्वयं उप प्रधान रहने का उसको मौका मिला, एक बार उन्होंने स्वयं प्रधान की कमान संभाली सफीदों शहर की। तो मुझे तो विरासत में वार्ड के अंदर जगह जगह कूड़े के ढेर, ठप पड़ी सीवरेज व्यवस्था, गंदे पानी की व्यवस्था, निकासी की व्यवस्था ठप पड़े रहना, नालियाँ खुली रहना, मच्छर और मक्खियों का भंडार वार्ड के अंदर, ना जाने कितनी अनेकों समस्याएं मुझे विरासत में मिली थी। और इस 5 वर्षों में मैंने अपने वार्ड के लोगों के आशीर्वाद से जो विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर जताया था, उन सारी समस्याओं को हटाकर मैंने उसको निवारण करने की कोशिश की है। उन सब समस्याओं को निपटाने के बाद जितना मेरा इलेक्शन मैनिफेस्टो में मैंने वादा किया था कि मैं ये वादा करता हूं कि चुनाव में अगर मैं पार्षद बना तो ये काम पूरे करूंगा। आपके द्वारा महाजन समाज का आशीर्वाद आपने कहा था, कहीं ना कहीं ये राकेश जैन के लिए चुनौती थी या सच में महाजन परिवार का या समाज का आपके साथ आशीर्वाद है? देखिए, समय बदलाव का है और मुझे नहीं लगता कि जो व्यक्ति जात पात की राजनीति करता है, धर्म भेद की राजनीति करता है, जात पात के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करता है, उस व्यक्ति का समय बदल चुका है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे काम हो, एक ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे काबू का हो, जो 24 घंटे जनता की सेवा में तत्पर हो। उसी का रिजल्ट वार्ड नंबर के 13 के लोगों ने मेरे को चुनाव के अंदर जिताने में किया, क्योंकि मैं पिछड़ा वर्ग से संबंध रखता हूँ, पिछड़ा वर्ग में मैंने जन्म लिया है। इस बात का मुझे गर्व है कि मैं पिछड़ा वर्ग में जन्म लिया, लेकिन निसंदेह कि आज गोरों को गोरो रोहिला किसी समाज ने बनाया तो महाजन समाज का बहुत बड़ा योगदान है उसके अंदर। और आने वाले चुनाव के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि जिस प्रकार ये पौधा, एक गोरो रूपी छोटा पौधा महाजन समाज ने पिछले चुनाव के अंदर लगाया था, उस पौधे को आज बड़ा बड़ा वृक्ष हो गया है। तो महाजन समाज उसे फिर इस चुनाव के अंदर अपना पूरा भरपूर प्यार देकर, पानी रूपी आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाने का काम करेगा। जब भी राजनीति की बात चलती है, राजनीति की बातें आती, कोई इलेक्शन आता है तो जातिगत जो मतगणना है वो बाहर निकल कर आती है और कहीं ना कहीं राजनीति में जाति घुस जाती है। उसके लिए आप उसको कितना सही मानते हैं? देखिए, मैं जात और जमात की राजनीति नहीं करता, क्योंकि जो लोग जात पात की राजनीति करते हैं वो लोग काम नहीं करते। जो लोग काम करते हैं वो लोग 36 बिरादरी को साथ लेकर अपने साथ का बराबर है, यानी कि 36 बिरादरियां जो मेरे लिए सम्माननीय है, आदरणीय है। और मुझे लगता है कि जात पात से ऊपर उठकर अगर सफीदों का विकास कराना है तो आदमी को जात पात से ऊपर उठकर। नगर पालिका के ही कुछ जो आपके सहयोगी रहे हैं, आपके साथी रहे हैं, आपके ऊपर इल्जाम है कि बहुत सारे ये कहते हैं कि गौरव जो दिखता है वो नहीं है, इसके पीछे मतलब डबल पर्सनैलिटी आपको बोलते हैं।
तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो मैं तो इस बात में विश्वास नहीं रखता। मुझे अपने वार्ड की जनता के ऊपर, सफीदो शहर की जनता के ऊपर भरपूर विश्वास है। और पिछले 9 महीने के अंदर मैंने लगभग पूरे शहर को 1 या 1.5 बार पूरा कवर कर चुका हूँ, और मुझे हर गली, हर चौक चौराहे कर, हर नुक्कड़ सभा के अंदर एक प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के कोई अड़चन जो लोग कह रहे हैं, मुझे कम से कम चुनाव में आने वाली है। सफीदों की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार आम आदमी की सरकार बनेगी, और वो अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद देने का काम करेंगे। आपके द्वारा जो प्रेषित किया गया था, आपके वार्ड से भी एक एमसी का चुनाव आपके ही परिवार का सदस्य नामांकन दाखिल करने वाला था, तो उस बारे में क्या कहेंगे? क्या चेयरमैन ने भी और नगर पार्षद के दोनों चुनाव एक ही फैमिली से, ये परिवारवाद नहीं होगा? देखिए, मैंने फूलों की तरह अपने वार्ड नंबर 13 को सजाया है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में उस वार्ड की कमान मिले कि जो सारा कुछ उसका सिस्टम खराब कर दे। वैसे वार्ड के लोग जो बैठ के फैसला करेंगे, सभी बड़े बुजुर्ग बैठेंगे, पंचायत होगी, जो लोग वो फैसला करेंगे कि मुझे एक चुनाव लड़ना है कि दोनों चुनाव लड़ने हैं, तो अगर वार्ड की जनता चाहेगी कि मैं उनकी सेवा में एक पार्षद के रूप में भी एक्टिव रहूं और प्रधान के रूप में भी एक्टिव रहूं, तो मैं दोनों चुनाव लड़ूंगा। वार्ड के लोग नहीं चाहेंगे तो नहीं लड़ूंगा। निसंदेह सब वार्ड के लोगों के मेरे चहेते जो साथी हैं, जो वो लोग फैसला करेंगे, ऐसा मैं निर्णय लेने का काम करूंगा। अब आखिरी सवाल हमारे पास है, अगर आपकी मेहनत से, परमात्मा की कृपा से चुनाव में विजय हो जाते हैं, तो वो कौन सी समस्याएं हैं जो आप पार्षद बनकर नहीं पूरी कर चुके, और क्या एजेंडा रहेगा जिसको लेकर आप मैदान में उतरेंगे? देखिए, वार्ड नंबर 13 की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था। वार्ड नंबर 13 की जो मैक्सिमम जो चुनावी मुद्दे थे मैं पूरे कर चुका हूँ। चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्याएं थी जो मेरे चुनावी वादे थे, उससे बढ़कर मैंने कुछ ना कुछ कार्य किया है। अब अगर भगवान के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के प्यार से, गौ माता के आशीर्वाद से मुझे सफीदों की कमान संभालने का मौका मिला, तो मेरे 4-5 मुख्य जो विजन है वो आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि जो सफीदो शहर के चारों तरफ की अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ हैं, उन कॉलोनियों को अप्रूव्ड कैसे जल्दी से जल्दी कराया जाए, ये मेरा पहला प्रयास रहेगा। क्योंकि उन लोगों को वोट का अधिकार है, लेकिन वो वोट के अधिकार होने के बावजूद विकास से वंचित हैं। जब पूरे शहर के अंदर विकास हो सकता है, तो उन अप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर क्यों नहीं हो सकता? जब वोट लेने के लिए उनके पास जा सकते हैं, विकास के समय में हम उनके पास क्यों नहीं जा सकते? दूसरा जो मेरा मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि ठप पड़ी सीवरेज व्यवस्था। जो सफीदो शहर की सीवरेज व्यवस्था ठप पड़ी है पिछले कई वर्षों से, जो सीवरेज दबे गए थे, लेकिन आज तक वो सुचारू रूप से चल नहीं पाए हैं। सरकार चाहे लाख दावे करे, लेकिन वो सीवरेज को ठीक सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए, उसको देखना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। जगह जगह बिजली के तारों के जो जाल बिछे हुए हैं, जगह जगह रोज तरह तरह प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं, कहीं करंट लगने से कोई दिक्कत होती है। तो उन समस्याओं को मिटाने के लिए बिजली बोर्ड के आला अधिकारियों से मिलकर जो पूरे सफीदो शहर की इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है, जो बिजली की तारों के जाल जगह जगह बिछा रखे हैं, उनको ठीक करवाने का काम करूंगा। दूसरा, चौथा मेरा जो मेन मुद्दा है कि सफीदों के सौंदर्यीकरण की तरफ कैसे ध्यान दिया जा सके। क्योंकि सड़कें बनवाना, नालियां बनवाना, मुझे लगता है कि 25-30 साल पुराने काम हो गए हैं। मैं राजनीति के अंदर सफीदों की लोकल राजनीति के अंदर सिस्टम बदलने के लिए आया हूँ। सफीदों के अंदर बहुत जल्दी आम आदमी के लिए होम डिलीवरी की शुरुआत होगी। नगर पालिका से संबंधित सारे कार्य जो हैं वो होम डिलीवरी से घर घर जाकर मेरे वॉलंटियर किया करेंगे। ऐसे न जाने कितने मुद्दे हैं जो मैं अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करूंगा, तो आपके चैनल के माध्यम से वो सब लोगों को बताने का काम करूंगा। अभी एक बात और आती है कि आप गौशाला के अंदर चाहे चारा काटने की मशीन देने की बात है, गौशाला में पैसे देने की बात है, ये सब आपके राजनीतिक स्टंट है। ऐसा लोग कहते हैं, राजनीति में चमकने के लिए, अपने आप को बरकरार रखने के लिए आपके पीछे इतना बैकअप नहीं है कि डोनेशन देकर आप वोट खरीदने की जो एक वायद लगा रहे हैं, ये कितना इसमें सच्चाई है, कितनी झूठ है? देखिए, ये लोग नहीं कहते, जिन लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस चुनाव से जुड़ी हुई है, वो लोग इस बात का आरोप लगाते हैं। आम जनता को इस बात से कोई तकलीफ नहीं है। वो लोग जो झूठ सच बोलकर अपना राजनीतिक समीकरण सिद्ध करना चाहते हैं, वो लोग ऐसे आरोप लगाते हैं। मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू जब शुरुआत हुई थी ये बात कही थी कि जो ये लोग कहते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो वो भी करें, ताकि कम से कम सफीदों की सामाजिक संस्थाओं का, गौशालाओं का तो भला हो जाए। अगर मैं करता हूँ वोट के लिए, तो वो भी करें। लेकिन निसंदेह मैं कभी वोट की राजनीति के लिए ऐसा काम नहीं कर रहा। मेरे मन में गौ माता के प्रति, गौशाला में दान देते हैं, मेरे मन में गौ माता के प्रति एक अनन्य प्रेम है। और ऐसा नहीं कि आज से, मैं बहुत दिन से गौशाला, मंडी वाले गौशाला का मेंबर भी बहुत दिन से रहा हूँ, और समय समय पर अनेक तीज त्योहारों के ऊपर वहाँ पे मैं हर प्रोग्राम में शिरकत करता हूँ। तो अब राजनीतिक सोशल मीडिया थोड़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है, तो आप लोग ज़्यादा प्रसारित करते हैं इस बात को। अदरवाइज मेरे मन में समाज सेवा और राज सेवा में बहुत अंतर है।
अगर आप गौशाला के अंदर जो डोनेट करते हैं, वॉलेंटियर भी हैं गौशाला के अंदर, उसके बावजूद भी नंदी भी गायें भी सड़कों पर देखने को मिलती है। हालांकि ये आपका विषय नहीं है, परंतु पूछ लेते हैं कि जब आप डोनेट करते हैं तो क्या इस समस्या से भी उनको अवगत कराते हैं? देखिए, मेरा काम है सिर्फ दान देना। उसको किस रूप से उनको यूज़ करना वो उनकी संस्था का काम है, वो कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन निसंदेह नंदीशाला बहुत दिन से हमारा अध्यक्ष है नंदी गोदाम का दीपक चौहान। बहुत अभी मैं कल परसों भी रात को देख रहा था कि लगभग 100 के करीब जो गोवंश थे उनको अंदर लेके आया जा रहा था। तो वो दिन प्रतिदिन सड़कों से गोवंशों की संख्या कम की जा रही है। लेकिन ये मेरा विषय नहीं है, उन लोगों के प्रयास लगातार जारी है और मुझे लगता है कि हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर वो बिल्कुल सड़कों को मुक्त कर देंगे। जी, तो ये थे हमारे साथ गौरव रोहिला, मंजू रोहिला, जो चेयरमैन पद के लिए अपना दावा ठोक चुकी हैं। और अब एक सवाल और बनता हमारा, तो आप इस इलेक्शन के दौरान अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? अभी कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं। मुझे लगता है कि सफीदों की जनता मन बना चुकी है कि इस बार आम आदमी की सरकार सफीदों नगर पालिका में होगी और सफीदों की जनता ने मन बना लिया है कि अपने बेटे को, अपने भाई को इस बार सफीदों की चौधर देनी है और मुझे कोई प्रतिद्वंदी नजर ही नहीं आता। तो ये थी हमारी खास मुलाकात गौरव रोहिला के साथ। आखिरी सवाल के साथ हम भी इजाज़त लेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से, अब आपके दर्शकों के माध्यम से सफीदों की जनता से एक विनम्र अपील करना चाहता हूँ कि अभी बहुत से बरसाती मेंढक जो आपके सुख दुख में शामिल कभी नहीं हुए, वो जात के नाम पर, पात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर आपको भड़काने की कोशिश करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ, यही विनम्र विनती सफीदों की जनता से करना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति से बचकर रहें जो सफीदों के विकास के दुश्मन हो। एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो आपकी पकड़ में हो। एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो आपकी समस्याओं को जानता हो, जिसने गरीबी को बड़ी नज़दीक से देखा हो। तो समय आने पर सही मत का प्रयोग करें। 5 साल आपने उस व्यक्ति को ताकत देनी है जिससे आपने 5 साल काम लेना है। तो अपने मताधिकार का ठीक प्रकार से प्रयोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गौरव रोहिला, और आपने पूरा वार्ता सुनी और आपका क्या मत है, कैसी लगी आपको हमारी की आज ये खास मुलाकात, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ख़बर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चुनाव बिल्कुल आप लोगों ने करना है कि जनता किसे जनार्दन बनाती है, किसे उस ओहदे पर बैठाती है जो 5 साल तक आप लोगों की सेवा करे। ये आपका विषय रहेगा। आपके वोट की ताकत का प्रयोग करें। जय हिंद, जय भारत।